नमस्ते दोस्तों। कल सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी वर्सेज तृणमूल कांग्रेस का एक केस गया था, जिसमें जस्टिस के बी विश्वनाथन ने कहा है कि आपका प्रतिद्वंदी आपका दुश्मन नहीं है। यहाँ पे मामला मेनली था बीजेपी का एक एडवर्टीजमेंट था, ठीक है, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें थी, जिसके लिए जो है तृणमूल कांग्रेस जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में गया था। तो बीजेपी को कहा गया कि वो एड का पब्लिकेशन बंद कर दिया जाए। इसके लिए फिर से जो है बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्णय को सही माना और उन्हीं का समर्थन किया, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा कि आपका प्रतिद्वंदी आपका दुश्मन नहीं है। आप अपने अपने अलग अलग विचारधारा से लोगों को आकर्षित करते हैं, तो इस राजनीति को स्वच्छ ही रहने दीजिए, ठीक है। इसी संबंधित एक आर्टिकल भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जिसमें बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बारे में कौन से एडवर्टीजमेंट की बात की गई है, दोनों के अच्छे से सिंबल को देख लेंगे। सबसे बड़ी चीज है जो तृणमूल कांग्रेस है, उसका जो पॉलिटिकल सिंबल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ग्रास रूट का सिंबल है। तो आइए शुरू करते हैं। आज का डेट है 28 मई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, तृणमूल के खिलाफ भाजपा के विज्ञापन प्रथम दृष्टया अपमानजनक थे, ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो प्रथम दृष्टया अपमानजनक को ही इंग्लिश में कहा जाता है प्राइमा फेशिया डिस्पैरेजिंग, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो है टीएमसी के द्वारा जो है कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया गया था बीजेपी के द्वारा, ठीक है, बीजेपी के अव्यवहारिक एडवर्टीजमेंट के लिए। तो बीजेपी के द्वारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया। उसके बाद भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का ही सपोर्ट किया और बीजेपी का जो अपील था उसको खारिज कर दिया गया, ठीक है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे, क्या क्या पॉइंट है और क्या क्या दोनों पक्ष की बातों को तुलनात्मक रूप से विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। हम लोग लगातार देखते हैं कि जितने भी सरकारी स्कूल है, सरकारी प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ पे चिल्ड्रेंस के इनरोलमेंट की समस्या बहुत रहती है, ठीक है। वहाँ पे बच्चे एडमिशन तो ले लेते हैं, लेकिन लगातार जो है वो उपलब्ध नहीं होते, फिर नाम कटवा लेते हैं, फिर 2 साल गैप कर लेते हैं। जैसे इसी के लिए जो है हम लोग मिड डे मील लाया गया सरकार के द्वारा कि बच्चों को आकर्षित किया जा सके, उसको सही ड्रेस दिया गया, ठीक है। उसके बाद फ्री में बुक्स दिए गए, कुछ इंसेंटिव्स भी दिए गए, साइकिल दिए गए लड़कियों को, ठीक है। ये सारे चीज थे जिसके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, ठीक है, जो गरीब बच्चे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूल में नामांकन करा पाए। उसी तरह का एक एग्जाम्पल जो है इस आर्टिकल में दिया गया है कि लगातार जो है बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिए तेलंगाना के एक जिला परिषद हाई स्कूल जो कि बाटेमला तेलंगाना में है, ठीक है, तो वहाँ के स्कूल के जो हेडमास्टर हैं के सूर्य नारायण, ठीक है, उन्होंने ही जो है छात्रों के नामांकन को बढ़ाने के लिए एआई का उपयोग किया है, ठीक है। तो उनको ये सुझाव मिला अपनी बेटी से जो तमिलनाडु के आईआईटी डीएम कांचीपुरम में बीटेक के 3य वर्ष में पढ़ रही थी। बेटी ने ही जो है मेनली एआई के विविध प्रयोग के बारे में अपने पिता को बताया। इसी के बाद से जो है उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को आकर्षित करने के लिए एआई का उपयोग किया, ठीक है। वर्चुअल एआई एंकर हम लोग पहले भी न्यूज़ में भी देख चुके हैं कि एआई एंकर जो होते हैं किस तरह से वो न्यूज़ प्रेजेंट करते हैं, जिस तरह से रियल ह्यूमन होते हैं उसी तरह से जो है एआई भी प्रेजेंट करते हैं कोई भी बात को अगर कहना हो, ठीक है। तो मेनली जो है इस स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा वर्चुअल एआई एंकर का उपयोग करके अपने स्कूल की विशेषताओं को बताया गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे तेलुगु भाषा बोली जाती है, अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा बहुत ही अच्छे तरीके से दिया जाता है, अंग्रेजी भाषा में भी जो है बहुत से बेहतर टीचर्स उपलब्ध हैं यहाँ पे, मिड डे मील दिए जाते हैं, मुफ्त में पुस्तकें दी जाती है, ठीक है, 2 जोड़ी ड्रेस दिए जाते हैं। इसी तरह का जो है लगातार जो है प्रचार प्रसार किया गया इस जिला स्कूल का, जिससे कि वहाँ पे नामांकन भी बढ़ा। और इस बार जो रिजल्ट रहा है जेपीएचएस का एसएससी मतलब कि सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 10th के रिजल्ट जो है वो लगभग 100% रिजल्ट आए हैं इस स्कूल के, ठीक है। तो इसको भी हम लोग विस्तार से देख लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है चाबहार पोर्ट के अवसर और चुनौतियों के बारे में हम लोग विस्तार से डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें मुख्यतः जो है इस आर्टिकल में बात की गई राइटर के द्वारा, जैसे चाबहार पोर्ट से किस तरह के रिलेशंस बिल्ट होंगे इंडिया और ईरान के बीच में, ठीक है। और चाबहार पोर्ट से जो हम लोग नए नए रूट्स बना रहे हैं, व्यापारिक मार्ग बना रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न एशिया जाना हो, ठीक है, या फिर
सेंट्रल एशिया जाना हो, रसिया जाना हो, अफगानिस्तान जाना हो, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जाना हो, जहाँ पे पाकिस्तान को हम लोग बाईपास कर देंगे। तो इसी के लिए मेनली जो है यहाँ पे चाबहार पोर्ट की इंपॉर्टेंस दिखाई देती है। और ये चाबहार पोर्ट के लिए जो है अभी हाल में जो तालिबान का नियंत्रण है अफगानिस्तान में, उसके सरकार के द्वारा भी जो है चाबहार पोर्ट का समर्थन किया गया है। और अभी देखना है कि यूएस का जो सैंक्शन से जो छूट दिया गया था भारत को, अब वर्तमान समय में छूट नहीं देने की बात की गई है यूएसए के द्वारा। ठीक है, तो आगे का क्या निर्णय लिया जाता है, भारत के द्वारा क्लियर कहा जा रहा है कि जो भी 10 साल से रिलेशन हैं इंडिया और ईरान के बीच में, उसको बीच में नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट को हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे कि चाबहार पोर्ट के लाभ क्या हैं, चुनौतियां क्या क्या है और इसे कैसे सुधारा जा सकता है। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि केरल में यूकेलिप्टस, ये जो है एक विदेशी प्रजाति का पौधा है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। यूकेलिप्टस की खेती पर विवाद चल रहा है क्योंकि उस क्षेत्र में जो है खास के हाथी के खाद्य पदार्थ की कमी दिखाई दे रही है। विदेशी प्रजाति जो ये पौधा है वो आसपास के जो पौधे को नष्ट कर रहा है बहुत तेजी से, इसके कारण जो है हाथी के खाद्य पदार्थ की कमी होती जा रही है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस जिस आर्टिकल से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी हम लोग आर्टिकल के लास्ट में डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए लगातार जो है सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, फिर भी जो है अगर भारतीय जेलों की बात करें तो वहां पे महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं राइटर के द्वारा। यही बात कहा जा रहा है। लगभग 23,772 महिलाएं जो हैं वो इंडियन प्रिजन में हैं, जहां पे लगभग 77% महिलाएं जो है रिप्रोडक्टिव एज में, मतलब कि जिसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल अभी एक्टिव है। ठीक है, तो उसके लिए जो है सैनिटरी नैपकिन्स की अवेलेबिलिटी जो है वो अपर्याप्त है और उन महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जो स्वच्छता की आवश्यकता है वो भी जो है अपर्याप्त है। वहाँ पे जल, स्वच्छता, ठीक है, इन सारी चीज़ों की लगातार समस्या देखी जाती है। तो उसके समाधान के लिए क्या क्या बातें की जा रही राइटर के द्वारा, हर एक पॉइंट को इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे बीजेपी के जो एडवर्टीजमेंट थे टीएमसी के विरुद्ध, उसको प्रथम दृष्टया में देखकर ही जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया और कोलकाता हाई कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया था उसी का समर्थन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने 27 मई को बीजेपी से कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान घटिया बहस से केवल मतदाताओं के हितों को नुकसान पहुंचेगा, जबकि न्यायालय ने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ पार्टी द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों को प्रथम दृष्टया अपमानजनक पाया है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ भाजपा की एक याचिका को ठुकराते हुए हाई कोर्ट के पार्टी के चुनावी विज्ञापनों पर लगाए गए प्रतिबंधों को नहीं हटाया। ठीक है, पार्टी का जो चुनावी विज्ञापन थे उस पर प्रतिबंध जो लगाया गया था कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा, उसको जारी रखा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो तृणमूल कांग्रेस है उसका जो सिंबल है, पॉलिटिकल सिंबल, इसको कहा जाता है ग्रास रूट। ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा, इससे हो सकता है सवाल पूछा जाए। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया भाजपा के यह विज्ञापन जो है नीचा दिखाने वाले लगते हैं। ठीक है, क्लियर है, जो है अपमानजनक तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है इस तरह का विज्ञापन। ठीक है, इसी में आगे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया और इसमें कहा कि हमने विज्ञापन देखा है, प्रथम दृष्टया ही यह विज्ञापन जो है दूसरे को नीचा दिखाने, मतलब कि तृणमूल कांग्रेस का जो आरोप है बीजेपी वो सही है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये अपमानजनक विज्ञापन है। तो आप खुद को सर्वश्रेष्ठ बताकर प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन अब हम आपको और कटुता बढ़ाने का मौका नहीं देंगे। ठीक है, तो इस मामले में दखल देने की हमें कोई भी वजह नहीं है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कर दिया गया। तो मामला क्या था, तो उल्लेखनीय है कि विगत 18 मई को तृणमूल कांग्रेस की शिकायत पर चुनाव आयोग ने भाजपा के खिलाफ उसके विज्ञापन पर आपत्ति जताते हुए कारण बताओ नोटिस भेजा था 18 मई को। तो भाजपा ने इसका जवाब 21 मई को दिया, लेकिन 20 मई को ही हाई कोर्ट में भी इस संबंध में एक याचिका दायर की गई थी। उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा फैसला है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी यही समान फैसला दे दिया। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल बहुत ही अच्छा है, इसको हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं इथिक्स से। ठीक है,
कि किस तरह से जो है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की आवश्यकता है। यही कार्य किया गया है एक तेलंगाना के सरकारी स्कूल के हेडमास्टर के द्वारा, जिनका नाम है के सूर्य नारायण, ठीक है, जो कि जिला परिषद हाई स्कूल बाटेमला जो कि तेलंगाना में स्थित है, वहाँ के हेडमास्टर हैं। और ये सुझाव मिला उनको अपनी बेटी से, जो कि तृतीय वर्ष में पढ़ती है बीटेक में आईआईटी डीएम कांचीपुरम में, ठीक है। तो उसने ही एआई टूल्स का उपयोग करने की बात की गई, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एनरोल कराया जा सके, नामांकन कराया जा सके, ठीक है। तो मेनली जो है इनके द्वारा एक वर्चुअल एआई एंकर के रूप में जो है एआई का उपयोग किया गया। और ये मेनली जो है उपयोग किया गया इसलिए जिससे कि वो अपने स्कूल के सिग्निफिकेंस को बता सके, ठीक है, विशेषताओं को बता सके। जैसे कि यहाँ पे क्लियर कहा गया है कि यह एक कंप्यूटराइज अवतार है जो कि हाईलाइट करता है कि किस तरह का बेनिफिट आपको प्राप्त होगा अगर आप इस जिला परिषद स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यही काम किया गया है एआई एंकर के द्वारा, ठीक है। और ये टोटली जो है वहाँ के स्थानीय भाषा तेलुगु में किया गया, ठीक है। जैसे कि बताया गया कि जो जिला परिषद हाई स्कूल है वो इंग्लिश मीडियम में भी बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाने में सक्षम है। यहाँ के जो टीचर्स हैं वो वेल एजुकेटेड है। यहाँ पे मिड डे मील प्रोवाइड किया जाता है, फ्री टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पे 2 जोड़े जो है वो स्कूल यूनिफॉर्म दिए जाते हैं। डिजिटल लेसन्स के द्वारा जो है अच्छे तरीके से पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। इस तरह से जो है इस सरकारी स्कूल का प्रचार प्रसार किया गया, जिसके कारण जो है इस बार 10th का जो रिजल्ट आया है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट का, वहाँ पे 100% रिजल्ट आया है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। सारी बातें तो हम लोगों ने कर ही ली, वही चीज़ें यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें जो है चाबहार पोर्ट के क्या अवसर हैं और क्या चुनौतियां हैं, दोनों चीज़ों को हम लोग विस्तार से देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं, एक बार ऑलरेडी हम लोग चाबहार पोर्ट से संबंधित सारे डायमेंशंस को डिस्कस कर चुके हैं मेंस के फॉर्मेट में, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से सोचा कि डिस्कस कर लेता हूँ, कुछ पॉइंट्स नए थे, ठीक है। जैसे हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया जैसे कि सेंट्रल एशिया तक पहुँचने में आसानी होगी, रसिया तक पहुँच सकते हैं हम लोग, ठीक है। इससे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को भी और ज़्यादा मजबूती मिलेगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट में अफगानिस्तान जो है वो भी लगातार जो है जो वहाँ पे तालिबानियों का सरकार है उसके द्वारा भी जो है चाबहार पोर्ट के निर्माण को और ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। एक बार देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। तो ईरान का चाबहार बंदरगाह जो है वो ओमान की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, जरूर ध्यान रखिएगा। और यह देश का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है, ठीक है। चाबहार एक गहरे पानी का बंदरगाह है जो ईरान के, यह स्थान याद जरूर रखिएगा, सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत के मकरान तट पर स्थित है, ठीक है। यह ओमान की खाड़ी के बगल में और होमुज जल डमरू के मुहाने पर है। यह एकमात्र ईरानी बंदरगाह है जिसकी हिंद महासागर तक सीधी पहुंच है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट जरूर ध्यान रखिए, यहाँ से सवाल बन सकता है क्योंकि लगातार जो ये कंट्रोवर्सी में रहा है चाबहार पोर्ट, क्योंकि यूएसए के द्वारा भी सैंक्शन लगाया जा रहा है भारत पे भी, ठीक है। भारत पे जो छूट दी गई थी, यूएसए जो है वो ईरान पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं, लेकिन ईरान और भारत के रिलेशंस में जो है भारत पे छूट दिया गया था, लेकिन अब यूएसए जो है वो सैंक्शंस हटाने का इनकार कर रहा है, ठीक है। तो यह जो पोर्ट है वो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत के चाबहार शहर में स्थित है। ऐसा नहीं है सिर्फ और सिर्फ चाबहार जो है वो पोर्ट का ही नाम है, वहाँ पे सिटी का भी नाम जो है वो चाबहार है। और समस्याएं क्या क्या है ईरान और यूएस के बीच में, जो सैंक्शंस हैं, ठीक है, डिले इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ये कुछ समस्याएं हैं, ध्यान रखिएगा। लेक ऑफ प्रॉपर रोड्स एंड रोड कनेक्टिविटी, ये सारी चुनौतियां हैं, ठीक है। उसके बाद कंपेरिजन विथ अदर पोर्ट्स इन द प्रोक्सिमिटी, जो आसपास के पोर्ट्स है, यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है ग्वादर पोर्ट का, ठीक है, जो कि पाकिस्तान में है। उसके बाद सुरक्षा संबंधी भी चिंताएं यहाँ पे उपलब्ध है। तो ये 5 पॉइंट आप लिख सकते हैं चुनौती में, ठीक है। तो चाबहार बंदरगाह में 2 बंदरगाह हैं, शाहिद कलंतरी और शाहिद बेहेश्ती। यह एक पुराना बंदरगाह है जिसमें फीटर जहाज़ों के लिए सीमित जल क्षेत्र है। तो शहीद बेहेश्ती बंदरगाह का विकास 4 चरणों में किया गया है और सभी 4 चरणों को पूरा होने पर बंदरगाह की क्षमता 82 मिलियन टन प्रति वर्ष हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, मुख्यतः जो है चाबहार पोर्ट जो है वो शहीद बेहेश्ती बंदरगाह ही है, ठीक है, जिसको 4 चरणों में विकसित किया जा रहा है। यह बंदरगाह ऊर्जा संपन्न फारस की खाड़ी देशों के दक्षिण तट तक पहुंच प्रदान करता है और पाकिस्तान को बाईपास कर देता है, ठीक है। तो गुजरात में
कांडला बंदरगाह लगभग 550 समुद्री मील की दूरी पर स्थित निकटतम बंदरगाह है, ठीक है, गुजरात। जबकि चाबहार और मुंबई के बीच की दूरी लगभग 786 समुद्री मील है, ठीक है। तो महत्व क्या है चाबहार पोर्ट से भारत को? तो पहला जो है भू राजनीतिक महत्व, यह दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के चौराहे पर रणनीतिक रूप से स्थित है। यह भारत को पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक सीधे समुद्री पहुंच प्रदान करता है। यह बंदरगाह एक मध्य एशियाई देशों अफगानिस्तान के बीच माल यातायात के लिए होमुर्ज जल डमरू से एक वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करता है। यह विविधीकरण इस क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करता है। तो INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का प्रवेश द्वार है। चाबहार बंदरगाह ईरान तक भारत की पहुंच को बढ़ावा देगा, जो अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का प्रमुख प्रवेश द्वार है, जिसमें भारत, रूस, ईरान, यूरोप और मध्य एशिया के बीच समुद्री, रेलवे और सड़क मार्ग शामिल हैं। तो इसको बढ़ावा देने में भी लगातार जो है चाबहार पोर्ट बहुत ज़्यादा मदद करेगा, ठीक है। तो इसी में आगे कहा जाता है कि चीन का मुकाबला करने में भी कुछ हद तक भारत को चाबहार पोर्ट का मदद मिलेगा। चाबहार बंदरगाह अब अरब सागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने में भारत के लिए फायदेमंद है, जिसे सुनिश्चित करने के लिए चीन पाकिस्तान को ग्वादर बंदरगाह विकसित करने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो ग्वादर बंदरगाह सड़क मार्ग से चाबहार से 400 किलोमीटर से भी कम है तथा समुद्री मार्ग से लगभग 100 किलोमीटर से भी कम दूरी है, ठीक है। तो व्यापारिक लाभ क्या होंगे भारत को चाबहार पोर्ट से? तो चाबहार बंदरगाह के कार्यात्मक हो जाने से भारत में लौह अयस्क, चीनी और चावल के आयात उल्लेखनीय वृद्धि होगी और भारत में तेल की आयात लागत में काफ़ी कमी होगी, ठीक है। ये ध्यान रख सकते हैं, खास के हम जो तेल मंगाते हैं, पेट्रोलियम मंगाते हैं, उसके कॉस्ट कटिंग में भी हमें लाभ होगा, ठीक है। तो समस्याएं क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है? जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध, ईरान को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से उसके परमाणु कार्यक्रम से संबंधित। इन प्रतिबंधों से भारत और ईरान के बीच आर्थिक संबंध विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में प्रभावित हुए हैं। ईरान से तेल आयात करने की भारत की क्षमता प्रभावित हुई है, जिससे उनके ऊर्जा सहयोग में अनिश्चितताएं पैदा हो रही है। उसके बाद जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस क्या क्या है, भू राजनीतिक चुनौतियां। तो मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में भू राजनीतिक परिदृश्य जटिल रहा है और दोनों देशों को अपने क्षेत्रीय हितों को संतुलित करने के लिए सावधानी पूर्वक आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्या सुरक्षा संबंधी चिंताएं क्या क्या है? जैसे अफगानिस्तान की अस्थिर परिस्थितियों सहित, क्योंकि वहां पे जो है तालिबान का सरकार है, ठीक है। तो क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति का भारत और ईरान दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। अभी जो है ईरान और इजराइल के बीच में संघर्ष शुरू हो गया है, तो जिसके कारण भी ईरान जो है और ज़्यादा वहाँ पे तो क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, ठीक है। तो क्षेत्र में बढ़ते तनाव पर भारत ने चिंता व्यक्त की है और भारत ने चिंता के मुद्दे पर ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी रखी है, जैसे यमन के हौती विद्रोहियों द्वारा भारत से जुड़े जहाज़ों पर हमले, जिसके ईरान से संबंध होने का भी अनुमान है, ठीक है। तो ये सारे जो है कुछ चैलेंजेज है। जैसे चाबहार बंदरगाह विकास, यद्यपि चाबहार बंदरगाह का विकास एक महत्वपूर्ण परियोजना है, फिर भी इसकी प्रगति अपेक्षा से धीमी रही है। बाहरी शक्तियों का प्रभाव, ईरान और भारत दोनों के बाहरी ताकतों के साथ संबंध है, जो एक दूसरे के हितों के अनुरूप नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे कि यूएसए की बात की जा रही है यहाँ पे, मान लीजिए भारत का एलाई कंट्री है तो ईरान का एलाई कंट्री नहीं है, ठीक है। ईरान पे जो है लगातार यूएसए के द्वारा बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं, ठीक है। इसका फायदा जो है चाइना उठा सकता है। तो क्षेत्र में बाहरी शक्तियों का प्रभाव उसके द्विपक्षीय संबंधों को जटिल बना सकता है तथा आपसी सहयोग के लिए चुनौतियां पैदा कर सकता है। तो परमाणु समझौते की अनिश्चितताएं, जैसे ईरान परमाणु समझौते से जुड़ी अनिश्चितताएं और ईरान के परमाणु कार्यक्रम के प्रति अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण में संभावित परिवर्तन भारत और ईरान के बीच में राजनयिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित कर सकता है। तो ये कुछ चैलेंजेज हैं, ठीक है। हम लोग हर एक पॉइंट को देख लिए, चाहे वो सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा, या फिर जियो पॉलिटिकल चैलेंजेज हैं, या फिर सिक्योरिटी संबंधी कंसर्न है, या फिर जो डेवलपमेंट है उसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। दोनों देशों के एलाई कंट्री अलग अलग हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड कंट्री अलग अलग है। उसके बाद जो न्यूक्लियर से संबंधित ट्रीटीज हैं, समझौते हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों के अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेज हैं। तो निष्कर्ष में क्या कहा जाता है राइटर के द्वारा कि भारत ने पहले ही अमेरिका में नीतिगत बदलाव के आधार पर ईरान के साथ अपने संबंधों को समायोजित किया है, जो अब नहीं किया जाना चाहिए। तो उसे चाबहार बंदरगाह में निवेश जारी रखना चाहिए तथा मध्य एशिया के साथ अपने व्यापार और संपर्क परियोजनाओं में सुधार करना चाहिए, जो भारत के निरंतर विकास के लिए आवश्यक है, ठीक है। यहाँ पर राइटर के द्वारा क्लियर कर दिया गया है कि भारत ने पहले भी अमेरिका में
नीतिगत बदलाव के आधार पर ईरान के साथ अपने संबंधों को कंप्रोमाइज किया था, लेकिन लगातार जो है यूएसए के कहने पे भारत जो है अपने फैसले नहीं लेगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। अब देख लेते हैं इससे संबंधित एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2017 में यूपीएससी में आया था कि भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें पहला ऑप्शन है अफ्रीकी देशों के साथ भारत का व्यापार काफी बढ़ जाएगा, ये तो गलत है। उसके बाद ऑप्शन बी है तेल उत्पादक अरब देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत होंगे। ऑप्शन सी है भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान पर निर्भर नहीं रहेगा। ऑप्शन डी है पाकिस्तान, ईरान और भारत के बीच गैस पाइपलाइन की स्थापना को सुगम बनाएगा ताकि उसकी सुरक्षा किया जा सके। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है वो सी है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है कि मेनली जो चाबहार का मेन लक्ष्य है कि डायरेक्ट जो है हम हिंद महासागर से सेंट्रल एशिया, रसिया, ठीक है, पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान तक पहुंच सुनिश्चित कर सके। मेनली इसलिए ही जो है हम लोग चाबहार पोर्ट को वहां पे डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है केरला में यूकेलिप्टस की खेती पर लगातार विवाद हो रहा है। ठीक है, यूकेलिप्टस जो है एक विदेशी पौधे की प्रजाति है जो कहीं ना कहीं हमारे स्थानीय पौधे की प्रजाति को प्रभावित करते हैं। ठीक है, उसी की बात की जा रही है, जिसके कारण उस क्षेत्र में हाथी के लिए जो खाद्य पदार्थ की उपलब्धता है वो कम होती जा रही है। ऐसी बातें कही जा रही है केरला के फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। ठीक है, तो वन अधिकारियों के संघ केरल राज्य वन सुरक्षा कर्मचारी संघ, केरल स्टेट फॉरेस्ट प्रोटेक्टिव स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन KSFPSO द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में केरल के मुन्नार के चिन्ना कनाल में जंगली जानवरों विशेष रूप से हाथियों के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के लिए जंगलों से पौधे की विदेशी प्रजातियों के उन्मूलन के समर्थन के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पौधों की बात की गई है, एक बबूल मर्नसी, उसी को कहा जाता है ब्लैक वाटल, और दूसरा जो है यूकेलिप्टस। ठीक है, तो KSFPSO जो है वो मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए वन क्षेत्रों से इस तरह के विदेशी प्रजातियां जो है बबूल मनर्सी या फिर यूकेलिप्टस जैसे पौधे की विदेशज प्रजातियों के उन्मूलन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। ठीक है, तो विदेशज पौधे अन्य प्रजातियों के विकास को रोकते हैं और जानवरों की आवाजाही को प्रतिबंधित करते हैं, जिससे देसी वन्य जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को प्राकृतिक घास के मैदान में बदलने से चिन्ना कनाल में जंगली हाथियों के लिए भोजन और पानी उपलब्ध होगा तथा परिदृश्य में सुधार आएगा। इसलिए जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह के एक्जोटिक ट्रीज, ठीक है, जो विदेशज प्रजातियों के पौधे हैं उसको हटाया जाए, जिससे कि स्थानीय पौधे के विकास में आसानी है और जो हमारे स्थानीय जीव जंतु हैं उसके लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। यहाँ पे कुछ हम लोग जो है देख लेते हैं कि कितने ज़्यादा जो है विदेशी प्रजातियों के ट्री के बारे में देख लेते हैं। जैसे इकोलिप्टस हो गया, उसके बाद अकासिया ऑरिकोलिफॉर्मिक, उसके बाद अकासिया मैंगियम। ठीक है, ये कुछ पौधे जो हैं जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं से भी ये सवाल आ सकता है। जैसे वो पीनस पेटुला, ठीक है, तो ये कुछ इन्वेसिव प्लांट्स हैं जो कि विदेशी प्रजातियों को, जो स्थानीय प्रजातियों को कहीं ना कहीं जो है विकास करने में अवरुद्ध पैदा करती है। ठीक है, यही बातें थी इस आर्टिकल में। तो इसी संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा है? तो पहला ऑप्शन है प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश करने और स्थानांतरित खेती। दूसरा ऑप्शन है हिमालय में दुर्गम आवास। ये तीसरा ऑप्शन है मैंग्रोव और आर्द्र भूमि जैसे नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र। उसके बाद ऑप्शन डी जो है जैव मंडल रिजर्व का निर्माण। तो जैव विविधता के लिए सबसे ज्यादा जो गंभीर खतरा उत्पन्न करता है प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश और स्थानांतरित खेती। ये 1993 में सवाल आया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कभी कभी समाचार पत्रों में आने वाली, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंजन समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है? ठीक है, ये क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो है पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए है, गॉडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंजन समिति रिपोर्ट। ठीक है,
उसके बाद अगला जो आर्टिकल है इसमें महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है कि सभी जगह जो है महिलाओं से स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को सरकार कवर तो कर रही है, लेकिन जहां बात की जा रही है भारतीय कारावास का, वहां पे जो महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति है उसको पूर्णतः नजरअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है, उसी की बात यहाँ पे इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा की जा रही है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन जेलों में मासिक धर्म स्वच्छता का मुद्दा उपेक्षित है। ठीक है, ध्यान ही नहीं दिया जाता, नजरअंदाज कर दिया जाता। भारतीय जेलों में लगभग 23,772 महिलाएं हैं, जिसमें से लगभग 77 प्रजनन आयु वाली महिलाएं, मतलब कि जिनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल अभी एक्टिव है। फिर भी जो है सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता जो है वो असंगत और गुणवत्ता जो है वो अपर्याप्त है। तो कई राज्यों ने 2016 के मॉडल प्रिजन मैनुअल के प्रावधानों को लागू भी नहीं किया है। जो 2016 में बनाया गया था मॉडल प्रिजन मैनुअल, उसको भी लागू नहीं किया गया बहुत से राज्यों में, जिसके परिणाम स्वरूप महिला कैदियों के लिए पानी और स्वच्छता सुविधाएं जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति में है। ठीक है, तो जून 2023 में महाराष्ट्र की एक जेल के अध्ययन किए गए जिसमें पाया गया कि पानी, स्वच्छता और स्वच्छता सुविधाओं में गंभीर कमियों को उजागर किया गया, जिससे कि जो महिलाओं का मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान महिलाओं की व्यक्तिगत स्वच्छता प्रभावित हो जाती है, जिससे अनेक प्रकार के इन्फेक्शंस हो जाते हैं और ज़्यादा गंभीर बीमारियां महिलाओं में उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्वच्छता योजना और 2023 की राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता नीति का उद्देश्य जो है वो मासिक धर्म स्वच्छता उत्पादों तक, जैसे सैनिटरी पैड हो गया, ठीक है, तो सामान तक पहुंच सुनिश्चित करना, लेकिन जेल के लिए विशिष्ट योजनाएं प्रदान करने में अभी भी इस तरह का विफलता देखा गया है। तो सरकार को मॉडल जेल मैनुअल का पालन सुनिश्चित करने, सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ सहयोग करने और जेलों में मासिक धर्म स्वच्छता में सुधार के लिए अनुसंधान करने की तत्काल आवश्यकता है। ठीक है, ऐसा राइटर के द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है, जिससे कि समाधान किया जा सके, महिलाओं संबंधित जो स्वास्थ्य संबंधित चिंताएं हैं, ठीक है, उसको समाधान किया जा सके। इन 3 पॉइंट को जरूर ध्यान रखिए। इसे संबंधित पिछले साल 2023 में जो है यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था जेल से संबंधित, जिससे पहला कथन है भारत में जेलों का प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाता तथा जेलों की दैनिक प्रशासन के लिए उनके अपने नियम और कानून होते हैं। उसका दूसरा कथन है भारत में जेलों को 1894 के जेल अधिनियम द्वारा शासित किया जाता है, जिसने स्पष्ट रूप से जेलों के विषय को प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रखा है। तो उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, इसमें 2 स्टेटमेंट है, तो कौन सा सही है, कौन सा गलत है और किसका स्पष्टीकरण सही है? तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ए हो जाएगा। ठीक है, इसका पहला भी कथन सही है, दूसरा भी कथन सही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जेल पे पूर्ण नियंत्रण जो है वो राज्य का होता है। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार जेल उसमें निरुद्ध व्यक्ति एक राज्य का विषय है। ठीक है, और जेलों का प्रबंधन और प्रशासन विशेष रूप से राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है और यह जेल अधिनियम 1894 और संबंधित राज्य सरकारों के जेल नियमावली द्वारा शासित होता है। इसलिए जो है पहला कथन सही है। ठीक है, उसके बाद जेल अधिनियम 1894 जो है भारत में जेलों के प्रबंधन और प्रशासन को नियंत्रित करने वाला पहला कानून 1894 का जेल अधिनियम है। इसने एक जेल को किसी भी जेल या स्थान को अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेशों के तहत कैदियों की हिरासत के लिए इस्तेमाल के लिए बनाया गया जेल शब्द। ठीक है, तो इसलिए जो है दूसरा स्टेटमेंट भी सही और सही स्पष्टीकरण भी है। ठीक है, तो सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और उससे संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन, प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब